करता हूँ, उसके बाद जो है हम क्लास पार्टिसिपेशन में जाएंगे। कल वाला लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है, यूएमएल डायग्राम जो थी वो भी कर दी है, इसमें थोड़ी सी गलती थी, और लिंक भी अपलोड कर दिया है कि ड्राइंग जो है वो आप कैसे कर सकते हैं, इसकी ड्रॉ करने के लिए जो लिंक वीडियो लेक्चर की भी अपलोड हुई हुई है। असाइनमेंट 3 आज मैंने अपलोड कर दी हुई, कल वैसे कर दी थी बट आपको बताना मैं एंड पे भूला, याद आया मुझे। तो ये असाइनमेंट आपकी है, संडे तक इसकी डेडलाइन होगी, ठीक है। ये असाइनमेंट आपने इसी वीक में पूरी करनी है। इसमें क्वेश्चन जो है प्योर सिंपल है, मतलब प्योर इनहेरिटेंस से रिलेटेड हैं सिवाय आखिरी क्वेश्चन के, बाकी सारे इनहेरिटेंस से रिलेटेड हैं, बहुत ही सर सिंपल ये स्कोर। जी जी। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट मांग रहा है असाइनमेंट 3। ओके, मैं इसको फिर अपडेट कर दूंगा। ये मेरे ख्याल में मैंने जो है ना इसमें लिंक तुम लोगों से गलत शेयर कर दिया है, वो एक खैर मैं अभी इसको चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो वो असाइनमेंट के अंदर सिंपल जो काम है होने वाला वो ये है कि आपके पास इनहेरिटेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं, और आखिरी क्वेश्चन इसमें जो है वो है ऑब्जेक्ट, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट और स्टैटिक्स से रिलेटेड ना। तो वो तो जाहिर सी बात है आप तब कर पाएंगे जब आप थर्सडे तक की क्लासें ले लेंगे, उससे पहले तो आप नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो कोशिश करें कि ये बाकी क्वेश्चन जो हैं पहले वाले, वो क्वेश्चन दिखने में बड़े हैं बट करने में बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ये किसी बुक से मैंने उठाए हैं, तो इसको कंप्लीट करें एज सुन एज पॉसिबल ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर ज़्यादा हो, ठीक है। अब लैब आपकी भी जाहिर सी बात है, ग्रेडेड लैब शुरू हो जाएंगी। अगली जो लैब है अब हमारे पास टेक्निकली ये वीक है और अगला वीक है, और अगले उससे अगला वीक जो है ना आधा है सिर्फ, ठीक है। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कशन की थी, और हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि एक क्लास दूसरी क्लास से इनहेरिट होने का मतलब क्या है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि जो क्लास दूसरी क्लास से इनहेरिट हो रही है उसकी सारी प्रॉपर्टीज उसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। हमने कल जो बात की थी वो सारी ऐसे की थी, ठीक है। अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूँ तो ये अगर एक क्लास है, ठीक है, तो इस क्लास के जितनी भी चीजें हैं, ये एरो उल्टा है, खैर, ये इस क्लास की जितनी भी चीजें हैं वो आपकी इनहेरिट हो जाएंगी। ये इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, ये होता है कि अगर क्लास आपकी ये ए है, इसका नाम हम रखते हैं लेट्स सपोज पेरेंट, तो पेरेंट की जो जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो उसके एट्रीब्यूट हैं चाहे उसके फंक्शंस हैं, वो चाइल्ड 1 के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब फर्ज करें कोई और क्लास है जो इससे इनहेरिट हो रही है, तो उसकी चीजें आ जाएंगी। अब मैं आपको एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। मैं हेडर फाइल वगैरह अलग अलग नहीं बना रहा इसमें, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग फिलहाल हो। मैं मेन के अंदर ही सारा काम कर लेता हूँ टू क्लियरिफाई दिस। अगर मेरे पास एक क्लास है पेरेंट नाम से, ठीक है, तो इसके अंदर हमें दो चीजें बनाता हूँ, एक दो कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। एक इसका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पेरेंट, एक इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कुछ भी नहीं है, सिर्फ सी आउट एक मैसेज है, आई एम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट, ठीक है। और एक मेरे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, ये करता क्या है, एक पैरामीटर लेता है बट उसको असाइन वसाइन कुछ भी नहीं करता, बस सिंपल आपको शो करने के लिए ये मैं कर रहा हूँ। आई एम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट, ठीक है। ओके, तो और इसका एक डिस्ट्रक्टर भी बना देते हैं पेरेंट का, ठीक है। पेरेंट का डिस्ट्रक्टर बनाने के क्या मतलब, इसमें एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, आई एम डिस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट, ठीक है। तो हमारे पास एक पेरेंट की क्लास है, ठीक है, उसके अंदर जो है हमने कंस्ट्रक्टर बनाए हैं और डिस्ट्रक्टर बनाए हैं, ठीक है। ओके, अब अगला काम हम क्या करते हैं, हम एक और क्लास बनाते हैं जिसको हम कहते हैं चाइल्ड 1, ठीक है। चाइल्ड 1 क्या करती है, इनहेरिट करती है। इनहेरिट का मुराद क्या है, इनहेरिटेंस से मुराद है कि पब्लिक और पेरेंट, ठीक है, कि अब जो भी पेरेंट की प्रॉपर्टीज हैं, जो भी इसके एट्रीब्यूट्स हैं, जो भी फंक्शंस हैं, जो भी कंस्ट्रक्टर हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। तो अगेन इसके लिए भी वही काम करते हैं, ये सारा काम इसके लिए करते हैं, नाम चेंज करना है सिर्फ, चाइल्ड 1
डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ चाइल्ड 1 भी चाइल्ड 1। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर वो जो आपने वो कहा था मार्क्स वगैरह अपडेट हो जाएंगे, वो जो आपने टास्क दिया था ना एक पूरा करने का, तो वो कब तक अपडेट होंगे? किस चीज के अपडेट मार्क्स होंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। सर वो जो आपने पेपर सेंड किया था हमें मिड का, आपने कहा था वो हाँ सारा अभी इम्प्रूव कर। वो अभी असल में हमने डिस्कशन करनी है। अभी हमारी डिस्कशन हुई नहीं है कोऑर्डिनेटर से ना, तो जब डिस्कशन होगी तो होगा, वो अपडेट हो जाएंगे खुद ब खुद, वो मेरा मसला है, आप लोग उसकी टेंशन ना लें, ठीक है। तो ठीक है सर, थैंक अभी उसकी डिसीजन उसका हुआ नहीं है, असल में अभी एफआईपीज चल रहे हैं, तो एफआईपीज पे हम लोग लगे हुए हैं। खैर, अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखें तो एक पेरेंट की क्लास है और एक चाइल्ड की क्लास है। चाइल्ड की क्लास में फ़र्क क्या है कि ये इसको एक्सटेंड कर रही है। एक्सटेंड करना भी कहते हैं इसे, इनहेरिट करना भी कहते हैं। इनहेरिट करने से मुराद होती है कि इसकी सारी प्रॉपर्टी अब इसके अंदर आएंगी। अब हम क्या करते हैं, एक चाइल्ड 1 नाम का, ये अगर मैं इसकी यूएमएल दिखा सकूं, ये प्रॉपर यूएमएल नहीं है बट असल में ये इससे इनहेरिट कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा जी, चाइल्ड 1, इसका हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट 1 बनाते हैं। अब आप लोग मुझे ये बताएंगे कि एक मिनट, ओहो सॉरी, पब्लिक नहीं किया इसको। आप लोग मुझे ये बताएंगे कि इसके लिए क्या होगा, कौन कौन से मैसेजेस प्रिंट होंगे। मैं आपको मैसेजेस सारे एक दफा दिखा देता हूँ। आप लोगों के लिए समझें कि ये एक छोटी किस्म की जो है वो क्या कहते हैं इसे, क्विज कर दूं? नहीं, क्विज नहीं, ये समझ लें कि एक पार्टिसिपेशन ही है आपकी। अच्छा, जिन बच्चों ने वो लेक्चर दिए थे ना, तो उनके नंबर में इंशाल्लाह मिड टर्म में जल्दी ही जो है ना वो अपडेट कर दूंगा। आपके मिड टर्म में मैं 1% एब्सोल्यूट आपको दे दूंगा, ठीक है। तो अब इसको देखें, ये दो चीजें हैं आपके पास, एक पेरेंट क्लास है, एक चाइल्ड क्लास है, ठीक है। अब मुझे बताएं कि ये मैसेजेस आपके सामने हैं, तो मुझे बताएं कि जब obj1 में लिखूंगा तो क्या क्या चीज मैसेजेस प्रिंट होंगे, कोई बता सकता है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ सर पेरेंट पेरेंट का मैसेज डिफॉल्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्टर और चाइल्ड। चाइल्ड का। सर नहीं, डिफॉल्ट मैसेजेस लिख के कंस्ट्रक्टर होगा। मैसेजेस बताए ना, मैसेजेस बताए ना। आई एम आई अ एम डिफॉल्ट डिफॉल्ट। कंस्ट्रक्टर ऑफ इवेंट एंड तो पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट चलेगा या पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ चाइल्ड चलेगा? सर पहले पेरेंट चलेगा, क्योंकि पहले पेरेंट बनेगा तो चाइल्ड बनेगा। ठीक हो गया, बेहतरीन है, जबरदस्त। मतलब कल वाली ये बात आप सबको लगता है क्लियर हो गई है, ठीक है। इसमें मैंने एंडल नहीं डाला, एंडल डालना चाहिए था, गलती की है। मैसेज जो ना, तो आपके पास बिल्कुल दुरुस्त है, जवाब यही आना चाहिए। ओके, आई एम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट, आई एम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ चाइल्ड, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है, सही है। अच्छा, अब इसमें डिस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ क्योंकि सिस्टम पास लगा हुआ है। सिस्टम पास क्या करता है, इसको प्रोग्राम को टर्मिनेट करने नहीं देता। अगर हम ये करेंगे तो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएंगे बट अब रुकेगा नहीं, तो हम इसमें ना एक वो लगा देते हैं, इधर डीबगर लगा देते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जैसे ही मैंने ये प्रोग्राम चलाया है ना, तो लिखा हुआ है आई एम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट। पहले obj1, क्योंकि चाइल्ड है, चाइल्ड 1 कॉल नहीं हुआ, पहले पेरेंट कॉल हुआ है, फिर चाइल्ड 1 कॉल हुआ है। अब डिस्ट्रक्टर जो है ना वो उल्टे फॉर्म में कॉल होता है। डिस्ट्रक्टर क्या होता है, पहले जाहिर सी बात है जो चीज आखिरी में बनी है पहले वो तबाह होगी, क्योंकि ये क्यू में जो है ना वो प्रायोरिटी पे होती है। मतलब क्या कि चाइल्ड जो है ना सबसे पहले पहले वो खत्म होगा, उसके बाद पेरेंट खत्म होगा, ठीक है ना। जिस ऑर्डर में कंस्ट्रक्टर आपके कॉल हुए ना, आपके डिस्ट्रक्टर उसके बिल्कुल उल्टे ऑर्डर में कॉल होता है, ठीक है ना। तो जो चाइल्ड पेरेंट सबसे पहले बना है तो वो सबसे आखिर में जो है ना वो खत्म होगा, क्योंकि पहले जो है ना अंदर वाली चीजें को खत्म करते हैं, फिर बाहर वाली चीज को खत्म करते हैं, ठीक है ना। हायरार्की में ऐसे होता है। तो पहले जो अंदर में चीज क्या आती है, आपका चाइल्ड 1 आता है, ठीक है, पेरेंट उसके बाद पेरेंट आता है। अच्छा, अब अगर यही काम मैं एक और क्लास करूं,
और उसका नाम रख दूं चाइल्ड 2 और उसको मैं करता हूँ चाइल्ड 1 के साथ इनहेरिट और इधर सर सब जगह मैं लिखता हूँ। पैरामीटराइज के लिए क्या कौन सा कॉल होगा पहले? मैं बताता हूँ, अभी अभी पैरामीटर वाले पे आते हैं, पैरामीटराइज वाले पे आते हैं। अभी मैं सारी वेराइटी आपको बताता हूँ, अभी मजा आने वाला है हमें। ओके, अब चाइल्ड 2 आ गया। अब चाइल्ड 2 का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। चाइल्ड 2 किससे इनहेरिट कर रहा है? चाइल्ड 2 जो है ये जो का नाम मैंने रखा हुआ है चाइल्ड 2, बल्कि एक मिनट, अगर रबड़ से मैं इसको मिटा सकूं और इसका नाम जो है, अब देखें चाइल्ड 2 जो है ना वो चाइल्ड 1 से इनहेरिट है, ठीक है। अगर मैं चाइल्ड 2 का जो है ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मुझे बताएं कि क्या होगा, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर की कॉलिंग जो है ना वो किस तरह से होगी? शाबाश। तो पहले पेरेंट चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 सर चाइल्ड और पेरेंट दोनों के कंस्ट्रक्टर्स कॉल होंगे। पेरेंट। चाइल्ड देखा ना, ये तो जो आपने बात की ना चाइल्ड 1 के चाइल्ड के और पेरेंट के दोनों के होंगे, ये हो गई पॉलिटिकल बात आपने टू द पॉइंट जवाब देना है। जैसे वो दूसरा भाई जवाब दे रहा है कि पहले पेरेंट का कॉल होगा फिर चाइल्ड 1 का कॉल होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको चलाऊं ना, अगर मैं इसको चलाऊं तो आप यहाँ पे देखें, सबसे पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चला है पेरेंट का, उसके बाद चाइल्ड 1 का और उसके बाद चाइल्ड 2 का। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो ये असल में है कि आप कंस्ट्रक्टर की कॉलिंग किस तरह से है। डिस्ट्रक्टर क्या होगा? पहले चिल्ड्रन 2 का, चाइल्ड 2 का होगा, फिर चाइल्ड 1 का होगा, फिर पेरेंट का होगा, ठीक है ना। अब ये आपको समझ में अगर आ गई है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमने इस पे और कंस्ट्रक्टर देखने हैं। ये समझ में आ गया? ठीक है। यस सर। अब यहाँ पे अगर मैंने कॉल किया, टू पास कर दिया, अब आप ये देखें हर जगह जो है ना ये पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर पे बना हुआ है। अब क्या होगा? शाबाश, अब क्या होगा? कौन बताएगा? पेरेंट का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा, चाइल्ड 1 का भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा, चाइल्ड 2 का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा। बेहतरीन, जबरदस्त बात की आपने। डिस्ट्रक्टर फिर चाइल्ड 2 चाइल्ड 1 और पेरेंट। अब देखें पेरेंट का जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, चाइल्ड 2 का भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, बट जो चाइल्ड 1 का सॉरी चाइल्ड 2 जो है उसका पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। देखें अब अगर इसका फ्लो देखें, पहले ये चलेगा, इसके लिए क्या होगा, कंपाइलर जाएगा चाइल्ड 2 के पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर के पास, ये कहेगा नहीं यार मुझे बनाने से पहले आप चाइल्ड 1 बनाओ, चाइल्ड 1 के पास जाएगा। चाइल्ड 1 कहेगा नहीं भाई मुझे बनाने से पहले, ओ सॉरी ये इसके, अब देखो ना इधर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल क्यों हुआ है? कोई मुझे बता सकता है कि यहाँ पे पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्यों कॉल हुआ है? चाइल्ड 1 का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्यों कॉल हुआ है? कोई बता सकता है? देखें अब इसको थोड़ा समझने की ट्राई करें। जब आप चाइल्ड 2 का पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं ना, तो जाहिर सी बात है चाइल्ड 2 किसी और चीजों से बना हुआ है, और वो किससे बना हुआ है? चाइल्ड 1 से बना हुआ है, और चाइल्ड 1 किससे बना हुआ है? पेरेंट से बना हुआ है। तो ये जो पूरी हायरार्की है, मसला ये है कि जब हम चाइल्ड 2 का पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं ना, तो पेरेंट और चाइल्ड 1 तो कॉल होना ही होना है। तो जाहिर सी बात है जब हम किसी चीज को एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं करते, तो मैंने आपको बताया था कि उसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। अगर हम obj1 लिखते हैं इधर खाली, ठीक है ना, तो क्या होता है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। तो अब यहाँ पे क्योंकि हम कोई कंस्ट्रक्टर एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं कर रहे, ठीक है ना, एक्सप्लिसिटली कॉल कैसे करते हैं मैंने आपको कल बताया था इधर, कि मैं इधर अगर लिख दूं चाइल्ड 1 और इस तरह से पैरामीटर्स में पास कर दूं, लेट्स सपोज ए, तो अब इसका कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? चाइल्ड 1 का। कोई बता सकता है अब चाइल्ड 1 का कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? सर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल अब होगा। पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर कॉल होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे जब चाइल्ड 2 के पैरामीटर्स, अब पहले हम इधर आए, इधर आके हमने देखा कि चाइल्ड 2 के पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर में जाना है, हम इधर चले गए। अब इधर हम देख रहे हैं कि एक्सप्लिसिटली मैंने चाइल्ड 1 का पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर कॉल किया हुआ है, तो इधर ऑटोमेटिकली चाइल्ड 1 का पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। बट अगर मैंने इसको नहीं लिखा हुआ, तो आपको पता है बाय डिफॉल्ट कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है? बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के पास चला जाएगा, ठीक है। और इसके डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर
को जाहिर सी बात है चलने के लिए पेरेंट का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चलाना पड़ेगा। तो अगर हमने कंस्ट्रक्टर खुद से डिफाइन किया है तो फिर तो वो वही कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, अगर हमने नहीं किया हुआ तो वो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होता है वो चलाता होता है। मैं आपको दोनों वेरिएंट चला के दिखा देता हूँ। पहले हमने बगैर पैरामीटर्स का किया था, अब हम इसको एक्सप्लिसिटली डिफाइन करते हैं। अब मैंने यहाँ पे चाइल्ड 1 का जो है ना एक्सप्लिसिटली डिफाइन किया हुआ है, तो देखिएगा क्या होता है। अब आप यहाँ पे देखें चाइल्ड 1 जो है उसका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है और चाइल्ड 2 जो है उसका भी पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। क्यों? क्योंकि चाइल्ड 2 जो है सबसे पहले इसके पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के पास गया, बिल्कुल। अब इसके पैरामीटर्स से पहले यहाँ पे एक्सप्लिसिटली हमने कॉल किया हुआ है चाइल्ड 1 को, इसका मतलब है ये चाइल्ड 1 के पास जाएगा इधर। अब चाइल्ड 1 के पैरामीटराइज में जाएगा। अब इधर क्योंकि पेरेंट का कोई कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हुआ तो बाय डिफॉल्ट वाला कॉल हो जाएगा। अगर हमने इधर भी ये लिखा पेरेंट और इसके अंदर लेट सपोज ए पास कर दिया, तो इसका पेरेंट का भी जो है ना वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये असल में एक हायरार्की है जो आपको समझनी है कि ये कंस्ट्रक्टर जो है ना वो कॉल कैसे होते हैं। इससे आपको ऑब्जेक्ट, अब देखें सारे पैरामीटर्स हैं और डिस्ट्रक्टर तो कोई पैरामीटर शरामीटर वाला नहीं होता, डिस्ट्रक्टर होता है, ठीक है। अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा ये है कि मैंने आपको जो ये एम्प्लॉय वाली क्लास, मैं वापस इस एम्प्लॉय वाली एग्जांपल पे आता हूँ। पहले मुझे ये बताएं कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया जो मैंने अभी कंस्ट्रक्टर की कहानी सुनाई थी? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें कोई? नो सर। नहीं, स्टूडेंट्स जो है वो 20 आए हैं, चले 19। ओके, अच्छा, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं है तो अब इसका फायदा क्या था? इसका फायदा ये देखो, अब जब मैं चाइल्ड 2 का पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ ना, तो मुझे चाइल्ड 1 के एट्रीब्यूट तो मैं यूज कर सकता हूँ, बट मुझे उसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्या मतलब, मैंने क्या बताया था आपको? कल मैंने आपको बताया था कि एम्प्लॉय की क्लास थी हमारे पास, एक पूरा वो हमने एक बनाया था। ये है वो चार्ट, सॉरी, ये है यूएमएल डायग्राम। ये वो यूएमएल डायग्राम थी जो कल मैंने आपके साथ शेयर की थी, ठीक है। अब इस यूएमएल डायग्राम, एक मिनट, हाँ खुल गई। इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय के अंदर 4 एट्रीब्यूट्स हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इनहेरिटेंस हम कब यूज करते हैं। अब देखें एग्जाम के अंदर मैं आपसे कहूं या ना कहूं कि यहाँ पे इनहेरिटेंस यूज करो या ना करो, आपको ऑटोमेटिकली अगर फील हो रहा है कि इस क्वेश्चन में इनहेरिटेंस लग सकती है, यू शुड अप्लाई। आपको जैसे आपको अरे के क्वेश्चन जब आईटीसी या पीएफ में करवाए गए थे तो आपको बार बार नहीं कहते थे इधर लूप लगाओ, आपको पता है कि इधर लूप लगाना है, अंडरस्टूड सी चीज है। अब आपको पता है कि जब दो क्लासें अलग अलग हैं और उनके दरमियान कुछ एट्रीब्यूट्स कुछ फंक्शंस कॉमन हैं, तो बजाय इसके कि दोनों में अलग अलग लिखें, एक ही जगह पे लिख दो, ठीक है। अब नेम, आईडी और क्वालिफिकेशन और सैलरी एम्प्लॉय के अंदर रखे हुए हैं हमने। इसका कोई और भी नाम रख सकते हैं, बट एम्प्लॉय एक बड़ा मतलब जिसकी तुक बनती है ना, वो नाम है इसका, ठीक है। अब परमानेंट के अंदर नेम, आईडी, क्वालिफिकेशन, सैलरी होगी। हॉवरली के अंदर भी सारी चीजें होंगी, बट फायदा क्या हुआ, अब एक जगह पे वो सारी चीजें आ गई, ठीक है ना। अच्छा जी, अब अगर हम यहाँ पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एम्प्लॉय को हमने इम्प्लीमेंट कैसे किया था? सबसे पहले मैंने कहा था कि ये सारे पब्लिक एट्रीब्यूट्स हैं। एक डीप कॉपी का फंक्शन बनाया था, 4 एट्रीब्यूट्स बनाए थे सैलरी के साथ, ठीक है, और सेटर बनाए थे हमने, ठीक है। और हमने 2 कंस्ट्रक्टर बनाए थे, एक पैरामीटर वाला और एक बगैर पैरामीटर वाला, ठीक है। अब हमने क्या किया था, डीप कॉपी वाला पहले फंक्शन बनाया था, उसको देखने की जरूरत नहीं है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया था एम्प्लॉय का, उसके अंदर डीप कॉपी की थी, ठीक है। अगेन सैलरी को मैंने कहा था कि यहाँ पे सेट ना करो, फायदा नहीं है सैलरी, क्योंकि कैलकुलेट होनी है, वो आपने कैलकुलेट करनी है, वो यूजर नहीं एंटर करेगा, ठीक है ना। अच्छा जी, फिर सेटर हमने बनाए थे। सेटर में क्या हो रहा था, सिंपल डीप कॉपी हो रही थी। सैलरी की वैल्यू जो सेट करनी है अगर हमने, तो एस से सेट हो जाती है। डिफॉल्ट कंट्रोल क्या करता है, पॉइंटर को जो है वो नल पॉइंटर के बराबर करता है, और डिस्ट्रक्टर क्या करता है, इनको डिलीट कर देता है, ठीक है। ये काम हमारा हो गया था। अब परमानेंट एम्प्लॉय के अंदर हमने क्या करना था? परमानेंट एम्प्लॉय के अंदर हमने ये करना था कि बेसिक्स पे और अलाउंस, ये 2 एट्रीब्यूट एक्स्ट्रा हैं। तो हमने परमानेंट की क्लास बनाई थी, उसके अंदर हमने 2 एट्रीब्यूट एक्स्ट्रा बनाए, ठीक है। और एक बड़ा सा जो है ना वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिया है, ठीक है। वो क्या है, इसमें ये 3 जो एट्रीब्यूट्स है ना, ये वाले एट्रीब्यूट्स, ये वो एट्रीब्यूट्स हैं जो इसके पेरेंट क्लास के हैं। वो पेरेंट क्लास कौन सी है, एम्प्लॉय के हैं। और ये 2 एट्रीब्यूट सिर्फ इसके हैं। अब बजाय इसके कि सारे के सारे जो है फिर से हम डीप कॉपी वगैरह करवाएं, हमने किया क्या है, हमने जब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर परमानेंट वाला लिखा है
तो अब यहाँ पे अगर आपके जहन में सवाल आया कि सर इधर परमानेंट के अंदर जो है हमने एम्प्लॉय वाला कंस्ट्रक्टर तो कॉल ही नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो एम्प्लॉय का होगा वो कॉल हो जाएगा। अगर वो हमने नहीं बनाया तो एरर दे देगा आपको कि यार डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपने एम्प्लॉय का बनाया ही नहीं हुआ, क्योंकि एम्प्लॉय क्या है, एम्प्लॉय आपका यहाँ पे पेरेंट क्लास है और ये दोनों उसके चाइल्ड हैं। ठीक है, आप यहाँ पे एक्सप्लिसिटली भी कॉल कर सकते हैं। एक्सप्लिसिटली का मतलब क्या होता है कि आप खुद से लिखें यहाँ पे, तरह से आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, टोटली अप टू यू कि आप इसको कैसे करते हैं। अब परमानेंट एम्प्लॉय के अंदर क्या हो रहा है, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर, कि हम यहाँ पे ये कॉलन लगाया और एम्प्लॉय के अंदर ये NIQ भेज दिया, ऑटोमेटिकली होगा क्या, ऑटोमेटिकली अब ये होगा कि एम्प्लॉय का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब हमें यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि यार ये एम्प्लॉय जो है ना वो क्या करता है, बाहर में जाए, हमें कोई टेंशन नहीं, हमें सिर्फ 2 एट्रीब्यूट्स हैं उनको सेट करना है बस। कैलकुलेट सैलरी क्या करता है, कैलकुलेट करती है। डिस्ट्रक्टर इसका क्या करता है, कुछ भी नहीं करता, क्योंकि इसका डिस्ट्रक्टर कॉल होगा और एम्प्लॉय का डिस्ट्रक्टर खुद ब खुद कॉल हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्ट्रक्टर कॉलिंग जो है ना हमको एक्सप्रेसली कॉल नहीं करते, वो खुद ब खुद कॉल होते हैं। अब यहाँ पे देखें मुझे क्या फायदा हो रहा है, मुझे सबसे बड़ा फायदा हो रहा है कि मुझे ये डीप कॉपी शीप कॉपी फिर से नहीं करनी पड़ रही। अब मेरी क्लासेस बहुत सिंपल हो गई हैं, देखे ना। अब यही काम अगर आप परमानेंट एम्प्लॉय के लिए करते तो सारे एट्रीब्यूट्स जो कोड आपने इधर लिखा है वो सारा आपको इधर कॉपी पेस्ट करना पड़ता, और यही काम आपको एक और क्लास जो हवरली के लिए बना रहे हैं उसके लिए भी करना पड़ता। तो बहुत ही मुश्किल काम हो जाता। बहुत मुश्किल काम से मुराद है कोड आपका बहुत बड़ा हो जाता। अब यहाँ से आपका कोड बहुत सिंपल हो गया है। ठीक है, कि हम अपने को, अच्छा फिर मैंने आपको जो है ना इधर इसका सोर्स जो है ना कोड दिखाया था, अगर वो पड़ा हुआ है इसमें तो, हाँ। अब अगर यहाँ पे आपको आप ये याद करें तो मैंने आपको इधर नाम, आईडी और उसकी डिग्री, बीएस, उसकी सैलरी और उसके परमानेंट के एक बेसिक सैलरी और उसके अलाउंस भेजे थे, और मैंने कैलकुलेट सैलरी करवाई थी। अब ऑटोमेटिकली मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे होगा ये कि सबसे पहले पहले परमानेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा, पहले पहले एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। और कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, पैरामीटर्स। ये कैसे पता चला, क्योंकि मैंने एक्सप्लिसिटली वहां पे पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर कॉल किया हुआ है। ठीक है, तो ये फायदा है इसका, ठीक है ना, इनहेरिटेंस का। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अगर ये जैसे ये जब बंद हो जाता है तो ठीक है। तो ये असल में जो है ना इनहेरिटेंस का सबसे बड़ा फायदा है आपका। ठीक है ना, अभी हमने सिर्फ इसमें पब्लिक पब्लिक खेला है, प्राइवेट जो है ना वो चीजें नहीं देखी, वो देखते हैं। अच्छा, अब अगर मैं इसको चलाऊं तो ये एरर देगा। ओहो, अच्छा, खैर। तो आपको फायदा नजर आ रहा है अभी कुछ? अगर फर्ज करें इसके नीचे और हायरार्की होती तो कितना और फायदा होता आपको। तो इसका बहुत फायदा है इनहेरिटेंस का। अभी देखेंगे आप जब बनाएंगे ना क्लासेस वगैरह डिफरेंट डिफरेंट, तो आप देखिएगा इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितना काम आपका इजी हो जाता है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसमें इन करता हूँ। जैसे मैंने इसमें इन किया, परमानेंट की क्लास में आ गया। ठीक है, अब परमानेंट का जो है ना यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल किया, तो सबसे पहले पहले तो वो चलेगा। ये हम एम्प्लॉय के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में कॉल हो गए, आ गए। हम यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी कॉल कर सकते हैं, बट उसका फायदा नहीं है। अब सबसे पहले पहले एम्प्लॉय का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर चला, उसके बाद ये इसका परमानेंट का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर चला, खत्म। उसके बाद कैलकुलेट सैलरी हुई, उसके बाद सिस्टम पाथ आ गया और ये यहीं पे रुक गया। ठीक है ना, अगर सिस्टम पाथ नहीं होता तो जाहिर सी बात है आपको डिस्ट्रक्टर भी चलता हुआ दिखने में आता। ठीक है, तो ये असल में था। इसमें मैंने आपको कहा था कि एक और क्लास बनाएं, बिल्कुल जैसे परमानेंट बनाया है वैसे आप एक और क्लास बनाएं जिसका नाम था हवरली के अंदर। और हवरली के अंदर क्या था, 2 एट्रीब्यूट थे सिंपल, आपने कुछ भी नहीं करना था। आपने यहाँ पे हवर और हवरली पे 2 चीजें रखनी थी, बाकी सारी चीजें सेम। इधर ये बेशक सेम रख लें, ये भी डिफॉल्ट कंट्रोल भी सेम, कैलकुलेट सैलरी भी सेम, सब कुछ सेम था इसमें, सिर्फ वो 2 चीजें चेंज थी। और इसके जो इधर भी वैल्यूज भी आप सिंपल हवरली के हवर के बराबर करते, और जो हवरली पे है उसको हवरली पे के साथ सेट करते। और हवरली पे कैलकुलेट कैसे होती है, मल्टीप्लाई करके। दोनों को यहाँ पे प्लस किया था, और जो हवरली पे है उसमें मल्टीप्लाई होना है। हवर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है कि उसको हवरली पे कितनी मिल रही है। ठीक है ना,
तो ये कॉन्सेप्ट था जो आपको कंप्लीट करना था इस कोड में। मैं आपको ज्यादा कोई काम करने के लिए था नहीं, इसलिए मैंने इसका टाइम 5 बजे के तक रखा हुआ था। ठीक है, ओके। तो ये है इनहेरिटेंस टोटल आपकी, ठीक है ना। इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो, तो या कोई और सवाल पूछना हो तो वो पहले पूछे, फिर हम इसमें कुछ मजीद जो है ना पेचीदगियां जो होती हैं वो देखेंगे। जी, एनी क्वेश्चन? सर हम एक्सप्लिसिटली सिर्फ एक कंस्ट्रक्टर ही कॉल कर सकते हैं, क्या मल्टीपल जी, कंस्ट्रक्टर्स भी एक आगे कॉल कर देखो, सकते हैं? एक कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं, मल्टीपल नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि जी आपका कंस्ट्रक्टर सिर्फ एक ही कॉल होता है। अगर मैं कहूँ आपको, इसका वही जवाब है कि सर अगर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ मल्टीपल कंस्ट्रक्टर के थ्रू, तो ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। नहीं एक पॉसिबल। ऑब्जेक्ट के लिए एक ही कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ठीक है, ठीक। चलें जी। एक्सक्यूज मी और कोई सर, क्वेश्चन? जी जी। सर ये जो परमानेंट का जो सीपीपी में ये जो हमने कांस्टेंट वगैरह भेज हुए हैं पैरामीटराइज के अंदर, अगर हम वो जी ना लिखें, क्योंकि आगे हम लोगों ने कॉल किया तो है एम्प्लॉय को NIQ के नाम से। नहीं, ये बेशक आपने किया है कॉल, बट ये असल में ये कांस्टेंट मैंने इसलिए लिखा है, ये मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है कि जो एट्रीब्यूट पास हो रहे होते हैं ना, हमने इस पॉइंटर के अंदर चेंजिंग नहीं करनी। तो हमने अखलाकन तौर पे ये लिखा हुआ है, मतलब ये ना लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपको मैंने बताया हुआ है कि जो पैरामीटर जाते हैं ना, ये एन जो जा रहा है, हमने इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं करनी, इसलिए मैंने इसको कांस्टेंट रखा हुआ है। और दूसरा, अगर आप यहाँ पे नोट करें तो मैंने यहाँ पे नेम पास किया हुआ है, ये कांस्टेंट स्ट्रिंग है, तो कांस्टेंट स्ट्रिंग को एक कांस्टेंट पॉइंटर के अंदर रखना चाहिए, इस वजह से मैंने इसको कांस्टेंट लिखा हुआ है। बाकी इनहेरिटेंस का इस कांस्टेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है ठीक है सर। जी। अनदर क्वेश्चन? जी, कोई और क्वेश्चन? आपके कोई कंफ्यूजन और कोई मसला हो इनहेरिटेंस में, आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया था, उसमें कोई आपको इशू आया होगा, कोई मसला आ रहा था, तो डिस्कस प्लीज। अब समझ लें कि इनहेरिटेंस जो है ना आपका फाइनल जो है ना, मेजॉरिटी जो है ना इसमें कोई समझ लें 60% आपका इनहेरिटेंस ही है, क्योंकि अब अगला जो टॉपिक होगा पॉलीमॉर्फिज्म, वो भी इसी पे है। कंपोजिशन एग्रीगेशन थोड़ी सी चेंज है। चले, ओके हो गया, यहां तक आपको क्लियर है। अब मसला ये है कि आपने अभी यहाँ पे देखा पब्लिक पब्लिक, मसला ये है कि पब्लिक जो है ना, क्या पब्लिक हमारे एट्रीब्यूट होते हैं? हमारे एट्रीब्यूट पब्लिक नहीं होते, हमारे एट्रीब्यूट हमेशा प्राइवेट होते हैं। तो अगर तो वो प्राइवेट हैं, तो क्या फिर इनहेरिटेंस वाला काम हो जाता है? चलें इसको आजमा के देख लेते हैं कि अगर ये जो 4 एट्रीब्यूट्स हैं, इसको हम करते हैं इधर ऐसे लिखते हैं, ठीक है, और ये बाकी सारे जो है ना वो पब्लिक हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये प्राइवेट है और बाकी सारे पब्लिक हैं, तो क्या क्या परमानेंट की क्लास, क्या परमानेंट की क्लास ये चल जाएगी अगर मैं इसको चलाना चाहूं? आपका ख्याल क्या कहता है, चल जाएगी? नो, क्यों? सर चल जाएगी मेरे ख्याल से, प्राइवेट तो इस्तेमाल ही नहीं किया है इधर कहीं। जी देखे ना, नहीं नहीं, एक मिनट, अभी जिसने बात की है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि हमने ना तो परमानेंट के अंदर कहीं इसको यूज किया हुआ है, तो चल जाएगी ये। वजह ये है कि भाई एम्प्लॉय की क्लास के एट्रीब्यूट अगर हमने परमानेंट वो प्राइवेट किए हैं ना, तो हमने उनको कहाँ जो है परमानेंट की क्लास में छेड़े हैं? अगर परमानेंट की क्लास में हम छेड़ते तो फिर तो मसला होता ना। कैसे, मतलब क्या, मतलब कहना चाह रहा हूँ, ये परमानेंट की क्लास है, आप मुझे इसमें दिखा दें कि कहाँ पे हमने एम्प्लॉय की क्लास के एट्रीब्यूट को छेड़ा है। अगर आप कहेंगे सर ये जो कंस्ट्रक्टर कॉल, तो ये सिर्फ कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं, बट उसके प्राइवेट एट्रीब्यूट को हम नहीं एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, तो ये कोड चलना चाहिए, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, इशू आ गया एक्जी वाला, ये बार बार आ रहा है यार, इसका मुझे सर्च करना पड़ेगा। इसका मैंने पहले एक दफा हल निकाला था, अब मुझे याद नहीं है कि वो मैंने क्या निकाला था हल इसका। सर वो जो आप डिबग करते हैं ना, वो कंसोल बंद करना भूल जाते हैं, तो उसकी वजह से आता है। कंसोल बंद करने की वजह से आ रहा था? नहीं, जब आप डिबग करते हैं ना, आप कंसोल को क्लोज करना भूल जाते हैं सर, वो फिर उसकी वजह से आ जाता है। अच्छा, ओके, तो ये चल गया, ठीक है ना। अब अगर अगर मैं इसमें एक शुगल करूं, और वो शुगल क्या है, वो शुगल ये है कि मैं एम्प्लॉय का जो एक एट्रीब्यूट है सैलरी, उसको मैं इधर
4 सेट करता हूँ, तो ये जो है ना ये मुझे एरर दे रहा है। ठीक है, ये कह रहा है एरर मेंबर एम्प्लॉय, ये जो 4 नुक्ते दे रहा है ना, 4 नुक्ते का मतलब है कि ये बिलोंग करता है एम्प्लॉय की क्लास से। ये जो है ना इज इनएक्सेसिबल, ये एक्सेसिबल नहीं है, हालांकि ये एम्प्लॉय की क्लास में पड़ा हुआ है। तो ये अगर एक्सेसिबल है ही नहीं इधर, तो फिर इनहेरिटेंस का फायदा क्या? फिर तो इनहेरिटेंस का फायदा ही नहीं है ना। इनहेरिटेंस का फायदा फिर क्या हुआ अगर हम उसके एट्रीब्यूट्स ही एक्सेस नहीं कर सकते? असल में मसला ये है कि आपके पास इशू ये है कि एक पेरेंट है, पेरेंट के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं ना वो सारे के सारे आप इधर एक्सेस कर सकते हैं चाइल्ड के अंदर, ठीक है ना। बट पेरेंट के जो प्राइवेट मेंबर है ना वो आप कभी भी नहीं एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको जब प्राइवेट की कहानी सुनाई थी ना, तब मैंने आपको एक बात बताई थी कि प्राइवेट मेंबर सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेस हो सकते हैं, क्लास के बाहर एक्सेस नहीं हो सकते। अब वो क्लास चाहे इनहेरिटेड क्लास हो, चाइल्ड क्लास जो है ना वो पेरेंट से बिलोंग करती है, बट मसला ये है कि बेशक जैसे आपके पेरेंट्स जो है ना, आपके पेरेंट्स उनके जितने भी चीजें हैं वो आप बेशक एक्सेस करते हैं, बट उनकी कुछ प्राइवेट चीजें भी हैं जो कि उनकी प्राइवेट है, उनमें आपकी कोई जो है ना वो मुदाखलत नहीं हो सकती। इस तरह से आपके भी कुछ प्राइवेट मामला हैं जिसमें वो मुदाखलत नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो जो पेरेंट क्लास है उसके प्राइवेट जो है ना एट्रीब्यूट, चाहे प्राइवेट एट्रीब्यूट हो चाहे कोई प्राइवेट फंक्शन हो, अगर डीप कॉपी का फंक्शन हम प्राइवेट कर देते तो भी, तो जितने भी पेरेंट की ये जो पेरेंट है, ये जो पेरेंट है इसकी जितनी भी प्राइवेट चीजें हैं वो नीचे एक्सेस नहीं हो सकती। तो एक नए किस्म का मॉडिफायर एक दरियाफ्त हुआ है, ठीक है। पहली बात तो आपको ये समझ में आई कि क्या मैं कह रहा हूँ कि एक्सेस क्यों नहीं अलो करना चाहिए असूलन, क्योंकि हर चीज की जो है ना एक लिमिट हो ना। एक मैं एक क्लास बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं चाहता हूँ कि नहीं यार मेरे पास कुछ एट्रीब्यूट है जो मैं अपने चाइल्ड को भी नहीं बताना चाहता, ठीक है ना, कुछ ऐसे राज है जो मैं अपने चाइल्ड को भी नहीं बताना चाहता, तो वो भी हम रख सकते हैं। अब आप कहते हैं कि यार अब कोई ऐसा तरीकेकार बीच में ढूंढा जाए। अब आप लोग मुझे बताएं कि अगर तो प्राइवेट चीज हम एक्सेस नहीं कर सकते बट मैंने चाइल्ड के अंदर एक्सेस करनी है, तो क्या करूं मैं? अगर उसको पब्लिक बना दूंगा, फिर तो पब्लिक का मतलब है कि तो फिर तो कोई भी यूज कर सकता है, चाहे उसका चाइल्ड हो चाहे ना हो, ठीक है ना। अगर मैंने एम्प्लॉय की क्लास या ये परमानेंट की क्लास मिसाल के तौर पे है, परमानेंट की क्लास के अंदर ये बेसिक अलाउंस जो है ना ये क्या है, ये पब्लिक है, मैं डायरेक्ट इनको इधर यूज कर सकता हूँ, p1 डॉट अलाउंस, ये मैं ऐसे डायरेक्ट इसमें यूज कर सकता हूँ, ये डायरेक्ट मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये तो फिर फायदा ही नहीं है, फिर ये पब्लिक प्राइवेट का तो फायदा ही नहीं है ना, कोई प्राइवेट का तो फायदा ही नहीं है। अब इस चीज से बचने के लिए कि यार एम्प्लॉय के जो एट्रीब्यूट्स है ना वो सिर्फ और सिर्फ उसके चाइल्ड के अंदर एक्सेसिबल हो, चाइल्ड से बाहर एक्सेसिबल ना हो। बात समझ में आ रही है? अब हमें कुछ एक ऐसा कोई एक्सेस मॉडिफायर चाहिए जो प्राइवेट भी ना हो, जो पब्लिक भी ना हो। अब सबसे पहले बोले मुझे ये बताएं कि प्राइवेट का नुकसान क्या है। अभी हमें प्राइवेट क्यों नहीं कर सक रहे, प्राइवेट क्यों नहीं करना चाहते, कोई बता सकता है? अभी जो मैंने बताया है क्या रीजन बताइए, हम यहाँ पे प्राइवेट को क्यों नहीं करना चाहते और हम इसको पब्लिक क्यों नहीं करना चाहते? इन एट्रीब्यूट्स को प्राइवेट या पब्लिक करना सुटेबल क्यों नहीं है, कोई बता सकता है? जी एनीवन? अगर पब्लिक करना है तो क्लास के बाहर इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, और पब्लिक करने का नुकसान यही है कि ये हर जगह यूज हो जाएगा, और प्राइवेट करने का नुकसान क्या है? तो प्राइवेट करने का एक ना क्लास में इस्तेमाल कर सकते हैं ना बाहर। नहीं, क्लास में इस्तेमाल कर सकते हैं भाई, क्लास में तो इस्तेमाल कर सकते हैं, पर क्लास के बाहर जो चाइल्ड क्लास है उसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप एक चीज से इनहेरिट कर रहे हो और उसकी एट्रीब्यूट को आप एक्सेस ही नहीं कर पा रहे, तो फिर फायदा क्या इनहेरिट करने का? इनहेरिट करने का मतलब क्या होता है? इनहेरिट करने का मतलब ये होता है कि अगर परमानेंट यूज कर रहा है एम्प्लॉय को, परमानेंट एम्प्लॉय से इनहेरिट कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि परमानेंट जो है ना एम्प्लॉय की सारी चीजें एक्सेस कर सकता है। अगर वो एक्सेस ही नहीं कर सकता फिर फायदा क्या? ठीक है ना, फिर तो फायदा ही नहीं। अगर देखो ना परमानेंट के अंदर हमने सैलरी, मिसाल के तौर पे जो कैलकुलेट सैलरी का फंक्शन है, हम अगर इसे मॉडिफाई कर दें और उसका रिटर्न टाइप रखते हैं वायर्ड, और इसके लिए अलग से गेटर बना लें, ठीक है ना, सैलरी के लिए जो ना एक फंक्शन बना लेते हैं, लेट्स सपोज डबल गेट सैलरी, ठीक है ना। अब गेट सैलरी का काम है कि सैलरी रिटर्न करना, और कैलकुलेट सैलरी का काम क्या है? सैलरी कैलकुलेट करना, ठीक है। इन दोनों को फिर से डिफाइन करते हैं। अब ये जो सैलरी है ना ये सिर्फ सैलरी कैलकुलेट करेगी, ठीक है। और जो गेट सैलरी का जो फंक्शन है ये कांस्टेंट फंक्शन होगा,
और ये क्या करेगा, रिटर्न, ठीक है। और ये रिटर्न नहीं करेगा, ये आपकी सैलरी के अंदर सैलरी इज इक्वल टू अलाउंस प्लस बेसिक, ठीक है। ये कैलकुलेट करके हमने सैलरी के अंदर रखा, और ये सैलरी किसका एट्रीब्यूट है, एम्प्लॉय का एट्रीब्यूट है, ठीक है। और हमने उसके अंदर सेव किया, तो फिर तो मतलब अगर ये प्राइवेट है, अगर ये सैलरी जो एम्प्लॉय के अंदर पड़ी हुई है ये प्राइवेट है, ये सैलरी जो एम्प्लॉय के अंदर पड़ी हुई है अगर ये प्राइवेट है, फिर तो हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि इसको हम इसके अंदर भी यूज नहीं कर सकते, इसके अंदर भी यूज नहीं कर सकते। तो फिर ऐसा क्या कोई मेथड मैकेनिज्म आपको पता है कि हम यूज करें कि ये जो एट्रीब्यूट्स हैं ये हम पब्लिक भी ना कर सकें और हम इसको प्राइवेट भी ना करें, कोई ऐसा बीच में दरमियानी रास्ता है? अभी तक आपको मैंने दरमियानी रास्ता नहीं पढ़ाया। इसके लिए एक नए किस्म का एक्सेस मॉडिफायर यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड एक ऐसा कीवर्ड है, ठीक है, जो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना। और ये प्रोटेक्ट करने से मुराद क्या है, ये होता है इस्तेमाल हमेशा इनहेरिटेंस के अंदर, इनहेरिटेंस के बगैर प्रोटेक्टेड यूज नहीं होता, ये ध्यान में रखिएगा आपने। प्रोटेक्टेड एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है, जैसे प्राइवेट एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, वो एट्रीब्यूट जो क्लास के अंदर यूज कर सकें। पब्लिक का मतलब क्या होता है, वो एट्रीब्यूट या फंक्शंस जो हम क्लास के बाहर भी यूज कर सकें। प्रोटेक्टेड का मतलब समझ लें क्या है। प्रोटेक्टेड का मतलब है कि वो एट्रीब्यूट या फंक्शंस जो हम क्लास के अंदर भी यूज कर सकें और चाइल्ड क्लास के अंदर भी यूज कर सकें, ठीक है ना। क्या मतलब कि अब अगर आप यहां पे देखें, तो ये एरर खत्म हो गई। ये एरर खत्म क्यों हुई है, क्योंकि अब सैलरी जो है ना, अब क्या मतलब कि अब ये जो सैलरी है ये हम इधर भी यूज कर सकते हैं और इधर भी यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने इसको प्रोटेक्टेड बना दिया है। अब प्रोटेक्टेड बनाने का फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि अब मैं इसको डायरेक्ट यहां पे एक्सेस नहीं कर सकता। अगर मैं p1 डॉट सैलरी लिखूंगा ना, तो ये मुझे एरर दे रहा है कि भाई सैलरी को आप इधर एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है ना। सैलरी एक्सेस क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सैलरी जो है वो क्या है, वो एक प्रोटेक्टेड है। प्रोटेक्टेड का मतलब क्या है कि ना प्राइवेट है ना पब्लिक है, बीच वाला। क्या मतलब कि एक क्लास है, उसके चाइल्ड तो उसको यूज कर सकते हैं, बाकी कोई इसको यूज नहीं कर सकता। अब एम्प्लॉय के जो ये एट्रीब्यूट्स हैं ये सारे क्या हैं, प्रोटेक्टेड हैं। और प्रोटेक्टेड होने का मतलब क्या है कि ये एट्रीब्यूट्स इसका चाइल्ड यूज कर सकता है। इसका चाइल्ड कौन है, परमानेंट, ये यूज कर सकता है और इसके अलावा कोई यूज नहीं कर सकता। अगर परमानेंट का कोई चाइल्ड होगा तो वो भी यूज कर सकता है, बट एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिनका इनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है, एक नई क्लास में बना दूं XYZ क्लास, वो हम उसके अंदर एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट्स को यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो प्राइवेट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या फायदा होगा, अब यहाँ पे फायदा ये होगा कि हमने इसको प्राइवेट भी नहीं किया है और ना पब्लिक किया है, बट अब हम इसको यहाँ पे इजीली यूज कर सकते हैं। तो अगेन यहाँ पे इसको भी प्राइवेट बना दें आप, इसको प्राइवेट बना दें इसको, क्योंकि इसके आगे कोई क्लास तो है नहीं, तो इसको प्राइवेट बना दें, इसका फायदा नहीं है। प्रोटेक्टेड, इसको आप प्रोटेक्टेड भी बना सकते हैं, बट क्योंकि परमानेंट के नीचे कोई चाइल्ड है नहीं तो इसको बनाने की तुक नहीं है, इसको प्राइवेट बना लें। तो हमने यहाँ पे एक नया एक आज एक्सेस मॉडिफायर सीखा जिसको हम कहते हैं प्रोटेक्टेड। और ये कब यूज होता है, इनहेरिटेंस में यूज होता है। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये चार जो एट्रीब्यूट्स हैं ये अब चाइल्ड क्लास में भी यूज हो सकते हैं। तो परमानेंट की क्लास अब इसे यूज कर सकती है, बाकी इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, बाकी सारा। अब अगर फर्ज करें यहाँ पे मैं लिखूं अगर सैलरी इज इक्वल टू 4, तो ये मुझे देखें एरर नहीं दे रहा। ये एरर इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि सैलरी जो है अब मैं उसमें चेंजिंग कर सकता हूँ, मेरी मर्जी है, ठीक है। आप इसमें इस सैलरी को लेट सपोज 0 रख दें, ठीक है, तो ये आप कर सकते होते हैं, ठीक है। आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर भी सैलरी को 0 रख दें, ठीक है, ये ऐसे कर सकते हैं आप। तो ये जो है इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये है कि ये ऐसे एट्रीब्यूट है जो चाइल्ड और पेरेंट के दरमियान है, ठीक है ना। ऐसा मॉडिफायर है जो चाइल्ड और पेरेंट के दरमियान है, ठीक है, ना पब्लिक करता है चीजों को ना प्राइवेट करता है। क्लियर? सर जो ऑर्ली होगा वो कर सकेगा उसके एट्रीब्यूट्स को, एम्प्लॉय के एट्रीब्यूट्स को access? क्या क्या होगा?
एक और क्लास थी ना सर जो CP5 में थी, ऑर्ली, वो वाली। हाँ हाँ, देखे ना, अब हावरली अगर एम्प्लॉय क्लास से इनहेरिट कर रही है तो वो भी कर सकती है। देखो ना, हावरली और परमानेंट तो सेम ही चीज है ना। मैं परमानेंट का नाम हावरली रख दूं, क्योंकि जो हावरली क्लास है वो क्या है, वो इनहेरिट हो रही है किससे, वो एम्प्लॉय की क्लास से इनहेरिट हो रही है। तो जाहिर सी बात है, अगर हावरली क्लास एम्प्लॉय की क्लास से इनहेरिट हो रही है तो वो भी कर सकती है इसमें चेंजिंग। ठीक है, वो भी चेंजिंग कर सकती है। एम्प्लॉय क्लास के जितने भी चाइल्ड होंगे ना, वो उसके सारे एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, सर और परमानेंट के, अगर परमानेंट का कोई परमानेंट के भी कर सकते हैं, क्योंकि परमानेंट भी तो चाइल्ड है ना एम्प्लॉय का। हम देखे ना, तो ये मैंने जो बनाई है ना, ये हायरार्की जो बनाई है, ये हायरार्की में इसके चाइल्ड कितने हैं, एक ये है। मैं इसमें 400 और चाइल्ड बना सकता हूँ, मेरी मर्जी है मैं जितने बनाऊं। एम्प्लॉय की तो मेरी मर्जी है ना, तो जितने बना सकूं बनाऊं। ठीक है, बात समझ में आई? यस सर। ओके। अच्छा, अगर आप यहाँ पे इसका फायदा अगर समझना चाहते हैं ना, वैसे तो मैं सी शार्प में भी इसका एक एग्जांपल दिखाता होता हूँ। देखिए, सी शार्प में ना, उसमें एक चीज जो होती है विंडोज फार्म नाम से। विंडोज फॉर्म क्या करती है, आपकी जो जीयू है ना, जैसे ये आपको बटन शटन एक कैलकुलेटर अगर है तो उसमें बटन शटन दिखने में आते हैं, उसको जीयूआई बोलते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है ना। अब एक फॉर्म की क्लास है, वो बिल्ट इन क्लास है, वो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने खुद ने बनाई हुई है। अब होता ये है कि आपने उस क्लास के एट्रीब्यूट्स, उस क्लास के फंक्शंस को यूज करना है। आप जाहिर सी बात है डायरेक्ट तो यूज नहीं कर सकते। आप क्या करते हो, उस फॉर्म की क्लास से अपनी क्लास को इनहेरिट कर लेते हो। उसका फायदा क्या होगा, उसका फायदा ये होगा कि उसकी सारी चीजें आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसकी सारी चीजें आप, फॉर्म की क्लास क्या है, एक बिल्ट इन क्लास है। इसका मतलब है कि अब आपको इनहेरिटेंस का फायदा क्या होगा, जितनी भी बिल्ट इन क्लासें हैं आप उससे अपने क्लास को इनहेरिट कर दें, आप उसकी सारी चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अब जाहिर सी बात है, उसमें जो प्राइवेट चीजें होंगी वो तो नहीं इस्तेमाल कर सकते, पर जो उसकी प्रोटेक्टेड चीजें होंगी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब देखिए, फर्ज करें ये जो परमानेंट और हावरली है ना, इसके एट्रीब्यूट्स को हमने अगर लेट सपोज वो कर दिया, अपना प्रोटेक्टेड कर लिया, तो उसका फायदा क्या होगा कि इसके नीचे जो क्लासें हम इनहेरिट कराएंगे ना, तो वो भी इसके यूज कर सकती हैं। तो आपके पास अब फायदा ये हो गया कि आप किसी भी क्लास के, किसी भी क्लास, चाहे वो बिल्ट इन क्लास हो चाहे वो कोई भी क्लास हो, आपने अगर कोई क्लास है ना, देखे ना अब कितना काम इजी हो गया। अब मुझे इस कोडिंग में ना कोई नई क्लास इंट्रोड्यूस करनी है, मैंने एक क्लास इधर नई क्लास रखनी है, और वो क्लास फर्ज करें जो है ना परमानेंट से इनहेरिट कर रही है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखना है, मैंने एक सिर्फ लफ्ज लिखना है कि भाई क्लास है एक्स वाई जी, क्लास एक्स वाई जी और कॉलन पब्लिक परमानेंट। क्या मतलब कि ये परमानेंट से एक्सटेंड है, तो सारी प्रॉपर्टीज जो एम्प्लॉय की हैं, जो परमानेंट की हैं, वो सारी की सारी उसमें आ जाएंगी। हमें ये कोड फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, हमें ये सारे फंक्शंस, ये सारे एट्रीब्यूट्स उसमें लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक लाइन, मतलब क्या, मतलब अगर यहां पे मैं एक क्लास बना दूं एक्स वाई जी, एक्स वाई जी, और इसके आगे लगा दूं पब्लिक, और इधर लिख दूं लेट सपोज परमानेंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अब परमानेंट जो है हर वो चीज इस्तेमाल कर सकता है जो एम्प्लॉय के अंदर पड़ी हुई है। ठीक है ना, एक्स वाई जी है ना, अब उसके अंदर सारी चीजें आ गई हैं। ठीक है, अगर हम इसको प्रोटेक्टेड कर दें तो अब आप देखेंगे कि आप इन सब चीजों को इधर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आप एक्स वाई जी के अंदर आप एक कोई फंक्शन बनाए, लेट सपोज पब्लिक फंक्शन कोई बनाते हैं हम, और आप इसमें कुछ जो है ना, इसको लेट सपोज एक फंक्शन फन बनाया है, और उसमें आप सारी चीजें एक्सेस कर सकते हैं। ये फंक्शन का नाम है void। आप इसमें सैलरी को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें सैलरी जो है, क्योंकि अब सैलरी इसमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होंगे, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के मैं अगर इसमें अगर आपको दिखा सकूं, एक्स वाई जी ओबीजे 1 और ओबीजे 1 डॉट फन। अब ये फन क्या है, ये फन ये कर रहा है कि आपका
देखें ये सैलरी कितनी कैलकुलेट हुई है 0। अब ये फंड क्या करेगा, सबसे पहले XYZ का ऑब्जेक्ट कॉल होगा, XYZ के लिए एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अब इसमें बनाया नहीं हुआ तो कंप्यूटर जनरेटेड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होता है वो क्रिएट होगा। उसके बाद क्या होगा, परमानेंट का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल। परमानेंट का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहाँ है भाई, ये है। परमानेंट से कॉल होने से पहले किसका होगा, एम्प्लॉय का होगा। एम्प्लॉय का कहाँ पे है भाई, ये है। और एम्प्लॉय के अंदर जो है ये सारी चीजें, सैलरी क्या हो रही है 0 हो रही है, तो ऑटोमेटिकली परमानेंट के अंदर भी 0 हो जाएगी। वैसे परमानेंट के अंदर हम अलग से भी 0 कर रहे हैं। अच्छा उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये डिस्प्ले करेगा सैलरी को, सैलरी कितनी है 0, तो ऑटोमेटिकली वो 0 हो जाएगी। अगर मिसाल के तौर पे मैं इसको इधर 10 कर देता हूँ ना, तो सैलरी मुझे 10 शो होगी। ठीक है, ये देखें 10 शो हो रही है। 10 क्यों हो रही है, क्योंकि जब एम्प्लॉय का कंस्ट्रक्टर चल गया उसके बाद परमानेंट का चला, और परमानेंट के अंदर हम सैलरी को 10 कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये फायदा है कि देखो एक इतनी छोटी क्लास हमने बनाई है, उसके अंदर सब एट्रीब्यूट पड़े हुए हैं, सब फंक्शन पड़े हुए हैं। किसके पड़े हुए हैं, जो कि हमने किसी, ये मतलब क्या है, किसी और की मेहनत है और मजा हम ले रहे हैं। ठीक है ना, तो ये इसका एक बहुत बड़ा फायदा है। ठीक है ना, अब आप जब बड़े बड़े प्रोग्राम बनाओगे ना, तो जैसे मैंने अभी असाइनमेंट, अगर मैं आपको अब असाइनमेंट का 1 मिनट आपको खुला के दिखाता हूँ, क्योंकि असाइनमेंट जो है ना वो जरूरी है आपको दिखाना। बिफोर असाइनमेंट मैं आपको एक अटेंडेंस ले लेता हूँ, फिर हम बात करते हैं। अब ये जो बच्चे 8-8 10-10 क्लासें मिस कर चुके हैं, इसका फायदा क्या है। उसामा, अदनान, प्रेजेंट सर। अदनान, उसामा राक्षी, प्रेजेंट। राक्षी, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। आफाक, उजैर, प्रेजेंट सर। उमर सोहेल, प्रेजेंट सर। लाइबा, प्रेजेंट। प्रेजेंट। आफाक प्रेजेंट है, यस सर। उमर सोहेल, सर प्रेजेंट। लाइबा, प्रेजेंट। शेजोर, प्रेजेंट सर। क्लास चल रही है। शेजोर, प्रेजेंट सर। हुसनैन मुर्तजा, हुसनैन मुर्तजा, उस्मान, प्रेजेंट सर। अली अकदस, जैनब, प्रेजेंट सर। मीशा, अली अकदस प्रेजेंट था, मीशा, हुजैफा, प्रेजेंट सर। वासिफ, प्रेजेंट सर। वकास, अमार, प्रेजेंट सर। शर्जील, ताहिर मसूद, प्रेजेंट। उस्मान, शबी, यस सर। अनस रजवी, प्रेजेंट। हाफिज तुरब, प्रेजेंट सर। हसीब, प्रेजेंट सर। मतीन, हादी, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। जाहिद प्रेजेंट सर। और शावेज। चलें जी, कोई है अभी जो, आज कुछ ज्यादा ही बच्चे लग रहे हैं, 22 बच्चे आए हुए हैं आज। ठीक है, गुड। चलें मैं वैसे ही आपको बता देता हूँ, मैं अब जो क्विज लूंगा, आपकी 3 क्विज होनी है, वो तीनों क्विज क्लास के दौरान ही होंगी। ठीक है ना, तो वो किसी टाइम भी हो सकती हैं, और क्लास पार्टिसिपेशन भी इसी तरह से हुआ करेगी कि मैं क्लास के दौरान कोई टाइम दे दूंगा, उसी के अंदर करने होंगे, और उसी टाइम पीरियड में आपको अपलोड करना होगा। मैं ये कर इसलिए रहा हूँ ताकि बच्चे जो नहीं आ रहे तो वो उनको भी थोड़ा सा समझ में आ जाए कि भाई इसका नुकसान होगा। और जब अटेंडेंस जो आपकी है ना, उसके बेस पे मैं आपके जो क्लास पार्टिसिपेशन है ना उसके नंबर डिडक्ट करूंगा। ठीक है, तो अटेंडेंस को ज़्यादा जो है ना वो देखा करें, क्योंकि क्लास के अंदर होना ज़रूरी है। कभी कभी बंदा चला जाता है तो ठीक है, बट अब जिसके कोई 8-8 मिस हैं तो वो तो कोई तुक नहीं बनती उसकी। ठीक है ना,
चलें जी, आपकी हालांकि ये रीसेट हो चुकी हैं छुट्टियां, उसके बाद भी इतनी हैं छुट्टियां। ओके, अच्छा अब अगर मैं आपको जो है वो असाइनमेंट पहले दिखा सकूं, आप लोगों ने असाइनमेंट करनी है, बहुत ही इजी असाइनमेंट है, इतनी कोई मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है ना। सबसे पहले पहले ओके, एक मिनट, सिर्फ एक मिनट। ओके, असाइनमेंट खुल चुकी है, मैं आपको असाइनमेंट दिखाता हूँ। अच्छा, अब अगर आप असाइनमेंट देख सकें तो उसमें मैंने पहला क्वेश्चन, इसमें कोई क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बड़ा मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, इसमें एक पूरी एप्लीकेशन टाइप की चीज बनाने की ट्राई की है। बहरहाल पहले एक एक क्वेश्चन को देखते हैं, इसको समझते हैं और इसको फिर ट्राई करते हैं कि क्या है। अच्छा, ये प्रोटेक्टेड, प्राइवेट और पब्लिक है ना, इसको मैं अगली क्लास में भी रिवाइज करवाऊंगा एक चार्ट के साथ, ठीक है ना, उसका एक पर्पस होता है। और अभी जो हम इनहेरिटेंस कर रहे हैं ना, उसे कहते हैं पब्लिक इनहेरिटेंस। पब्लिक इनहेरिटेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि हम यहाँ पे पब्लिक का कीवर्ड यूज करते हैं। यहाँ पे हम प्राइवेट भी यूज कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो फिर बाद में देखेंगे कि उसका मतलब क्या होता है, फिलहाल आपको नहीं पता। पहला क्वेश्चन है जी, अकाउंट इनहेरिटेंस हायरार्की, ठीक है ना। क्रिएट एन इनहेरिटेंस हायरार्की दैट ए बैंक माइट, अच्छा बल्कि एक मिनट, बजाय इसके कि मैं आपको ये जो है ना वो खुद से समझाऊं, इसको पढ़ें और मुझे फिर इसका मतलब बताएं जरा, कोई इसका समराइज करके बता सकता है मुझे तो, ठीक है। इसको सब लोग पढ़ें जरा, ये 5 मिनट सर ले आपकी लें। आवाज़ बहुत हल्की आ रही है। मैं कह रहा हूँ इसको पढ़ें और मुझे इसका समराइज करके बताएं कि ये क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले पहले आपने इनकी यूएमएल बनानी है। जो सॉफ्टवेयर आपको मैंने बताया है उस पे बेशक बना लें, पेज पे बना लें, पेज पे बना लें, मुझे कोई एतराज नहीं है, ठीक है ना। पेज के स्नैप आप फिर डाल दीजिएगा, पर इनहेरिटेंस ये आपने जो यूएमएल डायग्राम है ना, ये जरूर बनानी है इनकी। सबसे पहला पहला काम आपने ये करना है, उसके बाद आपने फिर कोडिंग करनी है। पढ़ रहे हैं आप लोग इसको? आपकी क्लास में हाँ या ना देने का जवाब बहुत रवाज जो है ना बहुत कम है। बंदा कोई ना ही कह देता है, कोई हाँ ही कह देता है। चलो पढ़ें जरा। अभी हम बड़ी जबरदस्त किस्म की एप्लीकेशन बनाएंगे, इसमें हम एक पूरा OLX सिस्टम बनाएंगे। ताकि आपको ऊप का इस्तेमाल पता चले। जी, किसी ने थोड़ा बहुत आइडिया लिया है? ये आगे नीचे जो है ना, जो सेकंड पैराग्राफ है, वो तो आपको पूरी इम्प्लीमेंटेशन बताएगा, पर मेन आपको आइडिया पहले से होना चाहिए। जी, कोई बताना चाहता है कि ओवरव्यू है क्या? फिर कहानी नीचे तो बेशक जाहिर सी बात है वो पूरी अलग से है, पर क्या कोई इसमें कहना चाह रहा है? ओवरव्यू कुछ देना चाहेगा इसका? जी, नो वन। ये जी जी बताएं। तो ये कह रहे हैं कि एक मेन क्लास बनेगी जो कि बेस क्लास होगी अकाउंट के नाम से, और फिर दूसरी डिराइव क्लास बनेगी सेविंग अकाउंट और चेकिंग अकाउंट जो कि इनहेरिट करेगी अकाउंट में। ठीक है, ये जो हायरार्की है ना, हायरार्की का मतलब यही होता है, जो अभी अपने शेप, अभी हमने जो देखी है ना, ये जो फिगर, ये हायरार्की है, ठीक है ना, कि लेवल वाइज जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। आपको कह रहा है कि आपने एक हायरार्की क्रिएट करनी है
जिसमें सबसे पहले टॉप पे क्या होगा, टॉप पे होगा एक क्लास होगी जिसका नाम है अकाउंट, ठीक है। उसके बाद उसकी ड्राइव क्लास है। चाइल्ड क्लास भी नाम रखते हैं, डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट नाम इस्तेमाल होता है। जो चाइल्ड क्लास है ना, उसको चाइल्ड क्लास भी कहते हैं, उसको ड्राइव क्लास भी कहते हैं। ड्राइव का मतलब है कि वो उससे इनहेरिट हुई हुई है, ठीक है ना। अब अकाउंट क्लास से आपने दो क्लासें निकालनी है, एक सेविंग नाम से, एक चेकिंग नाम से। तो आइए सबसे पहले हम इसका जो है ना वो फ्लो चार्ट बनाने की ट्राई करते हैं। जब फ्लो चार्ट बन जाएगा तो उसके बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करेंगे। सबसे पहला आपको जो काम करना चाहिए ना, मेरे ख्याल में वो यही करना चाहिए। आपको सबसे पहले जो है ना फ्लो चार्ट बनाना चाहिए। फ्लो चार्ट जरूरी होता है, आपको बहुत फायदा होगा उसका, क्योंकि फिर आपको सिर्फ इम्प्लीमेंट ही करना होगा ना। जब आप क्लास बनाओगे साथ में ये भी टेंशन लोगे कि ये कैसे बनेगी, तो फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हायरार्की निकाल देते हैं, इसका फायदा नहीं है, ये पहले से बनी हुई है कुछ चीजें, निकाल देते हैं। सबसे पहले अकाउंट की क्लास है, अभी पब्लिक प्राइवेट में छोड़ता हूँ, ठीक है। बल्कि इसको पब्लिक प्राइवेट के साथ ही करते हैं, तो फिर ओके। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ उधर से। इसमें जो है ना वो इधर एक होता है UML, ठीक है, और ये है आपकी मेन क्लास, ठीक है। एक मिनट, ये रिमूव कर दें, ये भी रिमूव कर दें, ये भी रिमूव कर दें, ओके। अब इधर से हम उठा लेते हैं एक क्लास, ये मैंने अपलोड कर दिया हुआ है लिंक, आप उधर से देख सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले अकाउंट की क्लास आपने बनानी है, ठीक है। और इसके अभी नेम्स वगैरह क्या हैं वो भी डिसाइड नहीं हुए, तो बाद में देखेंगे। और एक और क्लास बनानी है जिसका नाम वो कह रहा है अपेरेंटली, वो नाम क्या है, वो नाम कह रहा है सेविंग अकाउंट। और एक और नाम था, वो क्या था यार, सेविंग एक है और एक चेकिंग अकाउंट है। जैसे हमारे पास करंट अकाउंट होता है ना, ये बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। ये तो बन गई इनहेरिटेंस के, ये दोनों इससे इनहेरिट हो रही हैं। ये एरो है ना, ये हॉलो एरो, हॉलो से मुराद ये खाली, बीच में खाली होता है, ये एरो यूज होता है, फिल्ड एरो यूज नहीं होता। फिल्ड एरो का कुछ मतलब और होता है, ठीक है ना। तो ये आपने ध्यान में रखना है, ये इस टर्मिनोलॉजीज को, ठीक है ना। अच्छा, अब सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम ये करना है, इसको समझना है। ये पूरा ये डिस्क्रिप्शन है ना, ये आपको बता रही है कौन से एट्रीब्यूट लेने हैं, कौन से फंक्शन लेने हैं। जी, अब शुरू करते हैं। बेस क्लास अकाउंट should include one data member of type double to represent account balance। कहता है कि बेस क्लास जो है ना, बेस क्लास इसमें कौन सी है, बेस क्लास इसमें ये है। इसमें एक, अभी इसको हम एक्सेस मॉडिफायर बाद में डिसाइड करेंगे, फिलहाल हम इसमें एट्रीब्यूट लिखते जाते हैं। बेस क्लास में ये कह रहा है कि एक होना चाहिए जिसमें होगा बैलेंस। अब बैलेंस किस टाइप का होता है आपको पता है, बैलेंस जो होता है वो डबल टाइप का लगा देते हैं, ठीक है। ओके जी, एक एट्रीब्यूट हमें पता चल गया कि एक एट्रीब्यूट होना चाहिए बैलेंस, ठीक है। चलें जी, उसके बाद द क्लास शुड प्रोवाइड ए कंस्ट्रक्टर दैट रिसीव एन इनिशियल बैलेंस एंड यूज इट टू इनिशियलाइज डेटा मेंबर। क्या कहता है, इसका मतलब ये है कि आपको एक पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर बनाना है। रिसीव एन इनिशियल बैलेंस मतलब कि कोई वैल्यू लेगा और उसको सेट करेगा, तो वो जाहिर सी बात है आप इसको, इसका जो है ना वो टाइप खत्म कर देंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्टर कुछ रिटर्न नहीं करता, और इसके अंदर पैरामीटर क्या भेजेंगे, डबल। और इस मेथड का नाम क्या होगा, ये क्योंकि कंस्ट्रक्टर है तो उसका नाम अकाउंट होगा, ठीक है जी। एक इसने कहा है कि कंस्ट्रक्टर बनाओ, वो हमने बना लिया, ठीक है। यहां तक किसी को इशू तो नहीं है कि ये दो लाइनें में क्या कहा है। सिंपल इसने कहा है कि एक आप एट्रीब्यूट बनाएं, या हम कहते हैं डेटा मेंबर बनाएं। डेटा मेंबर का मतलब होता है ये जो वेरिएबल बनाते हैं ना वो, ठीक है। अच्छा, द कंस्ट्रक्टर शुड वैलिडेट द इनिशियल बैलेंस टू इंश्योर दैट इट्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अच्छा, ये कहता है कि जब आप इसको इम्प्लीमेंट करें ना, जब आप इस कंस्ट्रक्टर को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो आप इसमें ये चेक जरूर लगाएं कि ये जो बैलेंस भेज रहा है ये माइनस में तो नहीं भेज रहा। अगर ये माइनस में भेज रहा है तो ये आपको इसको थोड़ा सा सही सेट करना पड़ेगा, आपको यूजर को कहना पड़ेगा कि आप गलत इनपुट कर रहे हैं, एरर मैसेज। ये देखें ना, इतनी डिटेल से ये बात कर रहा है। इफ नॉट द बैलेंस शुड बी सेट टू 0। ये कहता है कि अगर उसने कोई गलत एंट्री की हुई है, अगर उसने -25 एंटर किया है मिसाल के तौर पे, तो आप बैलेंस को पहले 0 सेट कर लें,
और कंस्ट्रक्टर शुड डिस्प्ले एन एरर मैसेज इंडिकेटिंग दैट इनिशियल बैलेंस वाज इनवैलिड। हमने जैसी बात है वेरिएबल की वैल्यू तो सेट करनी है ना मैसेज के साथ साथ, तो आप वेरिएबल की वैल्यू भी सेट कर दें और साथ में ये बता दें कि भाई जो आपने अभी कहा है, जो आपने जो ये जो अभी इनपुट की है वो गलत इनपुट की है, ठीक है ना। तो ये अब जाहिर सी बात है हम अभी नहीं कर सकते क्योंकि ये अब कंस्ट्रक्टर जब बनाएंगे तब करेंगे, अभी हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद कहता है कंस्ट्रक्टर शुड डिस्प्ले एरर मैसेज इंडिकेटिंग द बैलेंस वाज इनवैलिड। उसके बाद यहाँ से अगली बात होती है द क्लास शुड प्रोवाइड, अभी बेस क्लास की ही बात चल रही है, 3 मेंबर फंक्शन, 3 फंक्शन उसने बनाने हैं। द मेंबर फंक्शन क्रेडिट शुड ऐड एन अमाउंट टू बैलेंस, ठीक है ना। आपके अकाउंट में क्रेडिट और डेबिट का मैसेज आता है, तो ये कहता है कि आपने इसमें फंक्शन बनाने हैं 2 और फंक्शन, 3 और फंक्शन बनाने हैं। सबसे पहले एक होगा क्रेडिट का, एक होगा डेबिट का। फंक्शन नॉर्मली जो है ना पब्लिक होते हैं, तो मैं इसको पब्लिक कर देता हूँ कि ये अभी जो है वो मेंबर क्रेडिट शुड ऐड द अमाउंट, ठीक है। आप जब अकाउंट खोलते हैं बैंक में तो ऐसे ही होता है ना, और क्रेडिट किस में होगा, डबल में होगा, जाहिर सी बात है। और रिटर्न क्या करेगा, ये रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा, ये फंक्शन सिर्फ उसमें ऐड करेगा, ठीक है। करंट अमाउंट बैलेंस, ठीक है। मेंबर फंक्शन डेबिट शुड विथड्रॉ मनी फ्रॉम अकाउंट एंड इंश्योर द डेबिट अमाउंट डज नॉट एक्सीड द अमाउंट बैलेंस। आपको ये कहना चाह रहा है कि एक और फंक्शन बनाएं, एक आपने क्रेडिट का बनाया है, एक आप डेबिट का भी बनाएं। डेबिट का क्या होगा, डेबिट का मतलब है कि आप उससे कुछ विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना। डेबिट का मतलब होता है कुछ विड्रॉ करना। तो एक फंक्शन हम बनाते हैं डेबिट का, और ये कह रहा है कि डेबिट के अंदर आपको कुछ चेक्स लगाने पड़ेंगे। वो चेक्स क्या होंगे, वो चेक्स ये होंगे कि जो अमाउंट एंटर कर रहा है यूजर, क्या वो उतनी अमाउंट पड़ी हुई है अकाउंट में। अगर उतनी अकाउंट में नहीं पड़ी हुई तो फिर तो आप विड्रॉ नहीं करा सकते, बट अगर पड़ी हुई है तो आप करा उसको मैसेज, अगर वो नहीं पड़ी हुई तो मैसेज प्रिंट कर दें कि भाई ये एक्सीड कर रही है, अगर पड़ी हुई है तो फिर उससे माइनस कर दें। इफ इट डज, ये कह रहा है member function debit should withdraw money from account and ensure that debit amount does not exceed the account balance. If it does, the balance should left unchanged and the function should print a message debit amount exceed. अगर वो यूजर ने कोई ऐसी अमाउंट दे दी है जो कि अकाउंट में मौजूद ही नहीं है, तो आप उसे तो एक तो ये है कि उसके बैलेंस को छेड़े ही ना, क्योंकि उसके बैलेंस को कुछ नहीं हो सकता। दूसरा आप ये करें कि आप उसको मैसेज दे दें कि भाई ये अमाउंट आपके अकाउंट में है ही नहीं। जैसे आप कभी एटीएम पे जाते हैं और आप बड़े खुश होके जाते हैं कि चलें जी अब मैं पैसे निकालने जा रहा हूँ, और पीछे से पता चल जाएगा इतने पैसे तो थे ही नहीं, ठीक है ना। तो वो आपको मैसेज जो शो होता है ना, वो वैसा ही मैसेज शो करना है। अच्छा, अब इसमें एक तीसरा जो है ना, वो एक मेंबर फंक्शन कह रहा है कि मेंबर फंक्शन गेट बैलेंस शुड रिटर्न द करंट बैलेंस। अब एक तीसरा जो इसमें जो फंक्शन वो कह रहा है, वो कौन सा कह रहा है कि गेट बैलेंस। और आपको पता है गेट बैलेंस फंक्शन जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि ये रिटर्न करता है ना सिर्फ गेट बैलेंस, ठीक है। और ये फंक्शन हमारे पास क्या करेगा, ये इनपुट कुछ नहीं लेगा और ये रिटर्न करेगा डबल को, ठीक है। तो ये डबल रिटर्न हो जाएगा, ठीक हो गया। अगला काम क्या करना है हमने, अब हमारा यहाँ तक जो है वो ये जो करंट बैलेंस ये हो गया, ये हमारा यहाँ तक जो है ना वो सारी कहानी हो गई पूरी, ठीक है। ये हमने बना ली हमारी अपनी जो पेरेंट क्लास है, जिसको हम कह रहे हैं हमारे पास क्या कह रहे हैं, अकाउंट की क्लास। इसमें क्या है, एक बैलेंस है, एक उसका कंस्ट्रक्टर है, और 3 उसके फंक्शंस हैं, ठीक है। इसमें किसी को कोई परेशानी हो, कोई मसला हो तो वो मुझे बताए, ताकि मैं वरना फिर आगे जाऊं। जी, कुछ भी नहीं किया है, जो स्टेटमेंट लिखी हुई है उसको मैंने इंप्लीमेंट किया। जी, नो ठीक है सर, ठीक हो गया, बेहतरीन। अब अगले सवाल पे जाते हैं। अब ये कहता है ड्राइव क्लास सेविंग अकाउंट। अब ये कह रहा है कि अब ड्राइव क्लास सेविंग अकाउंट जो हमने बनाई है, ड्राइव क्लास से मुराद है कि इसके जो चाइल्ड क्लास है, अब वो कहता है कि उसके एट्रीब्यूट्स और फंक्शन कौन कौन से होंगे। तो आए जी उसको देखते हैं। शुड इनहेरिट फंक्शनलिटी ऑफ अकाउंट, कहता है कि जो फंक्शन आपके अकाउंट क्लास के हैं वो सारे के सारे ये इंक्लूड कर ले, तो वो तो इसके आ जाएंगे, क्योंकि इसका मतलब असल में ये इनडायरेक्टली कहना चाह रहा है कि आप इनहेरिटेंस करो, बट आल्सो इंक्लूड ए डेटा मेंबर ऑफ टाइप डबल इंडिकेटिंग द इंटरेस्ट रेट। ये कहना चाह रहा है कि एक तो आप जो पेरेंट क्लास है उसके सारे के सारे एट्रीब्यूट्स उसके एक्सेस कर ले। अच्छा, ये क्योंकि इनहेरिटेंस है ना, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको प्रोटेक्टेड करते हैं, और प्रोटेक्टेड के लिए साइन यूज होता है हैश।
माइनस होता है प्राइवेट के लिए, प्लस होता है पब्लिक के लिए, और हैश होता है प्रोटेक्टेड के लिए, ठीक है ना। अब ये कह रहा है कि सेविंग अकाउंट, एक तो वो सारी चीजें जो अकाउंट के अंदर यूज हो रही हैं वो इस्तेमाल करे, बट एक इसमें जो है ना इंटरेस्ट रेट का जो वेरिएबल है ना वो डबल टाइप का आप इसमें एंटर करें, तो वो हम एंटर कर देते हैं। सेविंग अकाउंट का मतलब ये होता है कि सेविंग अकाउंट कुछ आपके होते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट मिलता रहता है। जैसे मेरा एक अकाउंट खुला हुआ है बैंक अल हबीब में, ठीक है, तो उसमें क्या होता है वो महीने के बेस पे ना वो उसमें मेरी अमाउंट, अगर मेरे अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं कुछ, तो लाख रुपए पे वो कोई 550 या 600 रुपए उसमें एंटर कर रहे होते हैं। बहुत ही माइन्यूट अमाउंट है, बट ये है कि एवं ही अब जो है ना वो अकाउंट के टाइप होते हैं, कुछ करंट होते हैं, करंट वाले में कुछ नहीं जाता होता, सेविंग वाले में ना आपके अकाउंट में कुछ पैसे ऐड हो रहे होते हैं, ठीक है ना। ओके जी, तो इसको आप कहते हैं इंटरेस्ट, और ये टाइप क्या है, डबल, ठीक है। ओके, और माइनस इसको क्यों किया है, क्योंकि ये प्राइवेट टाइप का होना चाहिए। ओके जी, बट आल्सो इंक्लूड डबल इंडिकेटिंग द इंटरेस्ट परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज आपने कैलकुलेट करनी होगी ना, तो इसका इंटरेस्ट रेट मतलब कि आप इंटरेस्ट रेट क्या दे रहे हैं, मतलब अगर एक अमाउंट है उसका 0.5 दे रहे हैं, 0.6 दे रहे हैं, तो ये पॉइंट्स में एक वैल्यू को एंटर करेगा। 0.5 का मतलब है 50% दे रहे हैं, अगर 0.7 एंटर कर रहा है तो 70% दे रहे हैं, अगर 1 एंटर कर रहा है इसका मतलब 100% इंटरेस्ट दे रहे हैं, जितनी भी अमाउंट होगी वो डबल हो जाएगी, ठीक है। ओके जी, अच्छा जी, उसके बाद कहता है कि सेविंग अकाउंट्स कंस्ट्रक्टर शुड रिसीव इनिशियल बैलेंस एज वेल एज इनिशियल इंटरेस्ट। अब जाहिर सी बात है क्योंकि सेविंग अकाउंट जो है इसमें, क्योंकि एक पैरामीटर ये वाला इंक्लूड हो गया है, एक पैरामीटर ये वाला हो गया है, तो इसका जो कंस्ट्रक्टर है उसको दो चीजें लेनी चाहिए, और वो क्या चीजें हैं, एक डबल होगा जो सैलरी के लिए होगा, बैलेंस के लिए होगा, और एक डबल होगा इंटरेस्ट के लिए, और उसका नाम क्या होगा, ये क्योंकि ये पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, तो उसका नाम होगा सेविंग, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अच्छा जी, एक तो इसने फंक्शन बता दिया, ओके जी, इंडिकेटिंग द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, सेविंग अकाउंट शुड प्रोवाइड ए पब्लिक मेंबर फंक्शन कैलकुलेट इंटरेस्ट, ये क्या करेगा, दैट रिटर्न्स ए डबल इंडिकेटिंग द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अर्नड बाय एन अकाउंट। इसमें आपको क्या करेंगे, आप अगर फर्ज करें मेरे अकाउंट में लाख रुपए है, ठीक है, उसको अगर मैं 0.5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरा क्या है, ये इंटरेस्ट रेट निकलेगा, तो ये आपने रिटर्न करना है। तो एक फंक्शन बनाया जिसका नाम रखेंगे कैलकुलेट इंटरेस्ट, ठीक है, और ये डबल रिटर्न करेगा। इसमें पास हम कुछ भी नहीं करेंगे, बट ये हमें कैलकुलेट करके देगा। ओके जी, यहां तक भी ठीक हो गया। मेंबर फंक्शन कैलकुलेट इंटरेस्ट शुड डिटरमाइन दिस अमाउंट बाय मल्टीप्लाइंग द इंटरेस्ट रेट बाय अकाउंट बैलेंस। ये तो आपको कह रहा है कि ये फंक्शन में आप करोगे क्या, जो आपके अकाउंट के अंदर पैसे पड़े हुए हैं उसको मल्टीप्लाई कर दोगे इंटरेस्ट रेट से, तो ये आपको वो हो जाएगा। नोट, सेविंग अकाउंट शुड इनहेरिट मेंबर फंक्शन क्रेडिट डेबिट एज इट इज विदाउट रीडिफाइनिंग देम। कहता है कि डेबिट जो और जो क्रेडिट के जो आपने फंक्शन दो आपने बनाए हैं ना, इधर ये ऊपर और नीचे जो ये क्रेडिट और डेबिट लिखा हुआ है, ये आप इधर सीधा सीधा इनहेरिट हो गए हैं। अब जब इनहेरिट हो गए हैं तो आप ये इधर डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, कि सेविंग अकाउंट के अगर कोई ऑब्जेक्ट बना के मैं क्रेडिट या डेबिट को कॉल करूंगा ना तो वो कॉल हो जाएंगे, और उसका मतलब क्या, क्रेडिट का मतलब है जो अमाउंट मैं लिखूंगा वो उसमें ऐड हो जाएगी, और डेबिट का मतलब है जो अमाउंट मैं उसमें लिखूंगा वो डिडक्ट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अगला क्या काम कहना चाह रहा है ये, अच्छा, ड्राइव क्लास चेकिंग अकाउंट शुड इनहेरिट फ्रॉम बेस क्लास अकाउंट, ठीक है, जो इनहेरिट होनी चाहिए, एंड इंक्लूड एन additional data member of type double that represent the fee charge per transition। अब सेविंग अकाउंट में आपको ट्रांजिशन की कोई फीस नहीं है, इसमें यह है कि जब भी आप क्रेडिट या डेबिट करते हो ना तो आपको एक ट्रांजिशन के पैसे लगते हैं। मिसाल के तौर पे आप किसी, अगर आपके पास अल बरका का अकाउंट है और आप अगर एचबीएल से कोई पैसे निकालते हैं, एचबीएल के एटीएम से, तो आपको 17 रुपए या 19 रुपए की चार्जेस लगती है, ठीक है ना। तो करंट में ये कह रहा है कि आपको एक एट्रीब्यूट डिफाइन करना है जिसको हम कहते हैं पर, इसका नाम वैसे इधर से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, चार्जेस पर ट्रांजिशन, चले, पर ट्रांजिशन चार्ज,
ठीक है। अच्छा, कि पर ट्रांजिशन की चार्जेस कितनी है, ठीक हो गया। अच्छा, चेकिंग अकाउंट्स कंस्ट्रक्टर शुड रिसीव इनिशियल बैलेंस एज वेल एज पैरामीटर ए फी अमाउंट, ठीक है, कि वो जो है वो फीस जो है ना वो पर ट्रांजिशन कितनी लेता है, कि आपको सबसे पहले पहले एक कंस्ट्रक्टर बनाना है जो क्या करेगा, जो दो चीजें लेगा, एक तो बैलेंस करंट अकाउंट, एक तो ये, अच्छा ये टाइप जो है ना इसकी डबल होगी, डबल टाइप का होगा, ठीक है। और इसके अंदर कौन से पैरामीटर होंगे, एक तो जो आपका अकाउंट के अंदर बैलेंस पड़ा हुआ है वो, और दूसरा कि आपके अकाउंट पे जो है ना वो पर ट्रांजिशन चार्जेस कितनी लगती है होती है, ये आपने यूजर से एंटर करवाना है, इसके बेस पे आपके सारी चीजें कैलकुलेट होंगी। अच्छा जी, द चेकिंग अकाउंट कंस्ट्रक्टर शुड रिसीव इनिशियल बैलेंस एज वेल एज पैरामीटर इंडिकेटिंग द फीस, फीस दोनों ये चीजें ये आपने पैरामीटर कंस्ट्रक्टर बना लिया है जो ये कहना चाह रहा है। क्लास चेकिंग अकाउंट शुड रीडिफाइन मेंबर फंक्शन क्रेडिट एंड डेबिट so that they subtract the fee amount from account balance whenever either transaction is performed successfully। क्या मतलब कि भाई आपने इधर तो डिफाइन नहीं किया था क्रेडिट और डेबिट को, इधर आपको फिर से रीडिफाइन करना पड़ जाएगा, और उसकी वजह जो है वो क्या है, उसकी वजह ये है कि जो आपका सेविंग अकाउंट था उसके अंदर आप चाहे पैसे विड्रॉ करें चाहे आप पैसे जमा करें, आपको उसके चार्जेस नहीं लगते थे। बट अब यहाँ पे करंट अकाउंट में एक मैंने एट्रीब्यूट यूज किया है जिसको कहते हैं पर ट्रांजिशन चार्जेस। अब आपने कोई चीज क्रेडिट की है, मतलब 500 रुपए अगर क्रेडिट किया है तो ये पर ट्रांजिशन चार्जेस जो ना वो उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, और इसी तरह से अगर कोई डेबिट किया है कोई चीज उससे निकाली है तो भी ये अमाउंट सब्ट्रैक्ट होगी। तो अब ये कहना ये चाह रहा है कि आप इसको रीडिफाइन करें, क्लास चेकिंग अकाउंट शुड रीडिफाइन मेंबर फंक्शन क्रेडिट एंड डेबिट so that they subtract the fee from account balance whenever either transaction is performed। ठीक है ना, ट्रांजिशन का मतलब होता है कि या विड्रॉ किया हो या उसमें डिपॉजिट किया हो, ठीक है ना, तो डेबिट या क्रेडिट दोनों पे आपको पैसे चार्जेस होंगे, ठीक है ना। तो ये असल में ये कहना चाह रहा है। Okay, the checking accounts variant of these functions should invoke the base class variant to perform the update। ये जो कहानी है ना, ये कहानी असल में मैं इसका मतलब आपको बता देता हूँ, बट जाहिर सी बात है जब इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको क्लियर होगा ज्यादा। ये कह रहा है कि चेकिंग अकाउंट्स डेबिट फंक्शन शुड चार्ज ए फी ओनली इफ मनी इज एक्चुअली विथड्रॉन, द अमाउंट डज नॉट, ठीक है। ये कहना चाह रहा है कि आपके पास जो ये जो आप डेबिट का फंक्शन यूज करोगे ना, इधर क्रेडिट और डेबिट का फंक्शन यूज करोगे, ये कहता है कि यार इसके अंदर आपको असल में बेस क्लास के फंक्शन कॉल करने होंगे, ठीक है। बेस क्लास के फंक्शन कॉल करने का मुराद क्या है मैं आपको एक दफा बता देता हूँ। लेट सपोज ये फंक्शन है ना, लेट सपोज आप एक लेट सपोज ये गेट सैलरी का फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है। ये अगर फर्ज करो एम्प्लॉय की क्लास में होता, ये अगर एम्प्लॉय की क्लास में होता, ठीक है, तो आप क्या करते, आप अगर परमानेंट की क्लास में आप ये गेट सैलरी का फंक्शन बना रहे हैं तो इसके अंदर आप अगर एम्प्लॉय की क्लास का फंक्शन कॉल करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, एम्प्लॉय और इधर फंक्शन का नाम, और फंक्शन का नाम क्या है, गेट सैलरी। ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा था कि आप जो डेबिट या क्रेडिट का फंक्शन है ना, ये अगेन मैं इसको एक दफा आपके लिए पढ़ लेता हूँ। चेकिंग अकाउंट वर्जन ऑफ दीज फंक्शन, किस मतलब कौन सा वर्जन, ये जो क्रेडिट और डेबिट है ना जो करंट अकाउंट वाले, करंट अकाउंट से मुराद है चेकिंग अकाउंट, ये सॉरी ये चेकिंग अकाउंट नाम चले, नाम आप बल्कि मैं चेंज कर देता हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगी, नाम चेकिंग अकाउंट थे, कभी नाम चेकिंग अकाउंट, ठीक है। अब ये चेकिंग अकाउंट का जो क्रेडिट फंक्शन है ना उसको असल में इसको कॉल करना चाहिए, तो ये क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा। अगर ये अच्छा असल में ना इसका जो रिटर्न टाइप है ना वो वायर्ड नहीं होना चाहिए, इसका रिटर्न टाइप होना चाहिए बूल। बूल का मतलब क्या है कि ट्रांजिशन आपकी सक्सेसफुली हुई या नहीं हुई। अगर ये बूल ट्रू रिटर्न करता है इसका मतलब इससे क्रेडिट हो गया है, और अगर ये क्रेडिट हो गया है तो उसमें से जाहिर सी बात है वो फीस कटेगी।
अच्छा, ये आप इम्प्लीमेंट करने की ट्राई कीजिएगा अपने तौर पे, जो भी आपको समझ में आता है। फिर अब मैं आपको अगली क्लास में इसको, जब जाहिर सी बात है जब इसकी कोड कराऊंगा तो आपको बताऊंगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो मोटे मोटे लफ्जों में अगर मैं आपको समझा सकूं तो ये कहना चाह रहा है कि क्रेडिट का जो फंक्शन है ना अकाउंट वाला, वो आपको कॉल करना है चेकिंग अकाउंट में, ठीक है ना। तो ये असल में कहना चाह रहा है। और आखिरी चीज अब इसमें क्या है, आखिरी चीज इसमें ये है कि हिंट कह रहा है कि डिफाइन अकाउंट्स डेबिट फंक्शन सो दैट इट रिटर्न ए बूल। ये मैंने बता दिया आपको कि वो बूल रिटर्न करना चाहिए। द यूज ऑफ रिटर्न वैल्यू टू डिटरमाइन वेदर ए फी शुड बी चार्ज। अच्छा, आफ्टर डिफाइनिंग द क्लास इन हायरार्की राइट ए प्रोग्राम दैट क्रिएट अपडेट ऑफ ईच क्लास एंड टेस्ट देयर मेंबर फंक्शन। देखें, ये बहुत जरूरी होता है कि जब भी आप कोई हायरार्की बनाते हैं ना तो उसके सारे क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनाएं और सारे फंक्शंस को कॉल करें, चेक करें कि सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये अब आप लोगों ने ये जो पहला क्वेश्चन है ये आपने कल जो अगली जो नेक्स्ट क्लास होगी इसमें करके आना है। ये आपकी क्लास पार्टिसिपेशन नंबर जो है ना 6 हो जाएगी। और ये आप बहुत ही इजी है। मैं इसका फ्लो चार्ट जो हमने बनाया है, ये असाइनमेंट आपके साथ शेयर्ड है। ये इसके जो है ना ये राइट्स मैंने कुछ शायद इधर उधर कर दिए हैं, ये मैं आपसे शेयर कर दूंगा। ये स्नैप जो है इसका मैं ये आपसे के साथ फिलहाल मैं अभी शेयर कर रहा हूँ, वैसे मैं वेबसाइट पे भी अपलोड कर दूंगा। ये स्नैप आप लोगों के साथ मैं अभी शेयर कर देता हूँ इधर ही। तो कोशिश करें कि इस को आप जल्द से जल्द मतलब खत्म करने की ट्राई करें, क्योंकि ये असाइनमेंट कुछ भी नहीं है। अब देखिए ना, इतनी बड़ी कहानी थी और एंड पे निकला क्या, कुछ भी नहीं। ये 3 क्लास हैं, छोटी छोटी सी क्लास है। तो ये क्लासें को डिटेल से बता रहा था और इसमें कुछ भी नहीं था। तो ये सारे सवाल बहुत सिंपल हैं, इसको ट्राई करें, ठीक है। पहले तो इस सवाल को ट्राई करें जो पहला क्वेश्चन है, क्योंकि ये मैंने क्लास एक्टिविटी 6 नाम से भी रखा हुआ है, ठीक है। तो इसको पहले चेक करें और आपको इस बहाने आपकी असाइनमेंट भी सॉल्व हो जाएगी। संडे तक आपकी असाइनमेंट 3 कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। फिर हम असाइनमेंट 4 करेंगे। तो कल जो नेक्स्ट आपकी थर्सडे के दिन क्लास होगी उसमें इंशाल्लाह लैब के अंदर आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, पर फाइलिंग उसमें यूज होगी, ठीक है। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे तो फाइलिंग आप नहीं कर पाएंगे। मुझे जो है ना बच्चों की मैसेजेस आ रहे होते हैं। कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं जैसे कि फर्ज करें कि मैं लेट जमा कराऊंगा, फलां चीज़ ये है वो है, मैं उनको रिप्लाई नहीं करता होता, क्योंकि लेट जो है ना अगर बस वो उन्होंने कर दी है और मैंने सबमिशन बंद नहीं की है तो इट्स ओके। अगर अब जैसे फर्ज करें कोई इस क्लास पार्टिसिपेशन 5 अपलोड करना चाहता है तो नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, ठीक है। तो ऐसे मैसेजेस का मैं जवाब नहीं देता होता। बट ये है कि किसी ने कोई पढ़ने वाली बात पूछनी है, कोई ऐसी, वैसे तो आपकी क्लास में कोई नहीं पूछता, बट फिर भी अगर कोई पूछ लेता है तो मैं उसको रिप्लाई दे देता हूँ। रिप्लाई सिर्फ मैं जो है ना ऑफिशियल टाइम में देता हूँ। ये जो आपका टाइम होता है 9 बजे से लेके जो आपका जो 5-6 बजे तक मैं जब होता हूँ घर पे, मैं जाता हूँ, फिर मेरे पास लैपटॉप आजकल अच्छी कंडीशन में नहीं है तो मैं चला नहीं पाता होता हूँ। लाइव चल रहा है आजकल और वो है भी सेकंड जनरेशन का, तो उसकी बैटरी खरीदने का दिल नहीं करता, ठीक है। जितने की बैटरी मिल रही है उतने की लैपटॉप मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो कहने का मतलब ये है कि मैं आपको रिप्लाई कोशिश करूंगा दे दिया करूं, बट आप लोग प्लीज इसको ट्राई करें। जो भी आपको मैसेज, जो भी आपको सवाल देने में आता है, मुझे व्हाट्सएप पे कॉल कर मैसेज कर दें, ठीक है, मुझे टीम्स पे कर दें। जैसे ही मैं फ्री होऊंगा आपको रिप्लाई कर दूंगा। आप लोग करते कम है बहुत ज्यादा, बट प्लीज देखें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है देन कम से कम मुझे बताएं, ठीक है। तो इसकी क्लास पार्टिसिपेशन जो है वो मैं क्रिएट कर देता हूँ। अगली क्लास से पहले पहले आपने इसको सबमिट कराना है, ठीक है। कोई और क्वेश्चन आपने पूछना है रिगार्डिंग एनीथिंग तो आप पूछ सकते हैं। आप लोगों में से आई होप किसी के मार्क्स के रोले नहीं होंगे। अगर आपको कोई इशू नहीं है तो आप जा सकते हैं।